हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट रैंक लिस्ट। आज के इस वीडियो में जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स का पूरा माइंड मैप बताने वाली हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स एंड बाकी जो भी इंफॉर्मेशन ये चैप्टर आपको देता है, पॉइंटर वाइज में आपको मिलने वाली है। ये आपको तब देखनी है जब आपने पूरा सेशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन अटेंड कर चुके हो, जो कल ही मैंने 3 घंटे की क्लास ली थी। उसके बाद ये माइंड मैप एकदम बढ़िया तरीके से समझ आएगा। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले, क्योंकि हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, काइनेटिक्स मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, तो पहली चीज है इस चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना। रेट ऑफ रिएक्शन हम दो तरीके से निकालते हैं, वन इज द एवरेज रेट, अनदर वन इज इंस्टेंटेनियस। एवरेज का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी रिएक्शन के बारे में जानना है कि 0 से 20 सेकेंड के बीच में उसकी क्या रेट थी, और अगर मुझे जानना है कि उसकी 20th सेकेंड पे, 45th सेकेंड पे, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या रेट थी, तब इंस्टेंटेनियस। और अगर एक इंटरवल पे जानना है 0 to 20, तब मैं लेती हूँ एवरेज रेट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है एक इक्वेशन लिखी है जिसमें यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसके साथ लिखे हैं ABCD, राइट। अब मुझे इसकी एवरेज रेट निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे रिएक्टेंट के बेसिस पे एवरेज रेट निकालनी है तो सबसे पहले नेगेटिव साइन आएगा, फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कितना चेंज हुआ, डेल्टा है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन द टाइम, जो भी आपको पूछा है कि 0 से 20 सेकेंड में कितना रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई, और उसको 1 अपॉन में मैंने यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा है। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द एवरेज रेट। पहले आपको चेंज in concentration upon change in time और divided by that stoichiometric coefficient, और नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि रिएक्टेंट की मात्रा समय के साथ कम होती है। सिमिलरली बी भी एक रिएक्टेंट है, तो वहां पे भी नेगेटिव साइन इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा बी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम टेकन डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी। सिंपल। अब सिमिलरली प्रोडक्ट साइड में लेना है तो सेम होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टी का चेंज एंड उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की मात्रा समय के साथ बढ़ती है। सिंपल, ये एवरेज रेट हो गया। जब इंस्टेंटेनियस लेते तो क्या होता है, केवल वो जो डेल्टा है वो डी में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल, और कुछ नहीं, बाकी सब सेम रहेगा। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन है, आपके प्रोडक्ट्स के लिए पॉजिटिव साइन में होगा, और आपको कॉन्सेंट्रेशन को टाइम इंटरवल से और उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। सिंपल। नेक्स्ट आता है बच्चा आपके एग्जाम में जहां आपको कंफ्यूजन होती है, वो ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस निकालने के लिए आती है। डिसअपीयर कौन होगा, कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की मात्रा समय के साथ कम होगी और प्रोडक्ट की मात्रा समय के साथ बढ़ेगी, तो यहाँ पे डिसअपीयरेंस आपका केवल रिएक्टेंट का होगा, अपीयरेंस आपका केवल प्रोडक्ट का होगा, राइट। तो डिसअपीयरेंस आप कैसे निकालते हो, यहाँ पे भी सेम है, डिसअपीयर तो नेगेटिव साइन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम। यहाँ पे बस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते, समझ आया, स्टोइकियोमेट्री से यहाँ पे डिवाइड नहीं करना। सिमिलरली अपीयरेंस में भी कॉन्सेंट्रेशन की चेंज अपॉन टाइम टेकन, बट यहाँ पे आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना। ये दोनों में अंतर है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यही चीज आपको गलत नहीं करनी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ये बच्चा एक तरीका था आपको स्पीड ऑफ रिएक्शन निकालने का, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने। नेक्स्ट तरीका है रेट लॉ। रेट लॉ से भी आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, लुक एट दिस रिएक्शन ओवर हियर। रेट लॉ बोलता है रेट इज इक्वल्स टू के इज योर रेट कांस्टेंट इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जस्ट रिएक्टेंट टू द पावर एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये ऑर्डर आप रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते, ये ऑर्डर केवल एक्सपेरिमेंटली निकलता है। ये ऑर्डर आपको यहाँ पे इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखने, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। अभी जो के है इसके बारे में बात करते हैं, रेट कांस्टेंट क्या है। अब जो रेट कांस्टेंट है बच्चा, ये केवल टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, और किसी भी चीज पे रेट कांस्टेंट आपका डिपेंड नहीं करता। साथ ही में जैसे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट इसकी यूनिट क्या है, अब यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अगर 0 ऑर्डर है, फर्स्ट सेकंड, सबके लिए अलग के की यूनिट्स होती है। कैसे निकालते हो, आपको इस प्रकार से निकालनी है, मोल पर लीटर और ऊपर लिखना है 1 - n
टाइम इनवर्स। n क्या है? n है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सिंपल। उसके बाद है मॉलिक्यूलरिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मॉलिक्यूलरिटी हम केवल सिंपल रिएक्शंस के लिए बताते हैं। सिंपल रिएक्शन क्या होता है? जो केवल सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाती है, जिसको एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलरिटी होता है आपस में मॉलिक्यूल्स का रिएक्ट करना, ठीक है। तो टोटल मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, कौन से? रिएक्टेंट ही पार्टिसिपेट करेंगे ना, तभी उससे प्रोडक्ट बनेगा। तो कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सिंगल स्टेप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये कोई एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ थ्योरी में बनाया हुआ है साइंटिस्ट ने। और मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि कोई ना कोई मॉलिक्यूल तो कोलाइड करेगा, रिएक्टेंट होना चाहिए। जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसकी वैल्यू या तो 1 हो सकते हैं, या 2, या मैक्सिमम 3। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी देखी ही नहीं गई है, मैक्सिमम 3, मिनिमम 1। अब सिंपली मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है इसकी मॉलिक्यूलरिटी बतानी। जैसे यहाँ PCl5 से PCl3Cl2 बन रहा है, रिएक्टेंट कितना है? एक रिएक्टेंट है, तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सिमिलरली नीचे देखिए, नीचे 2HI से H2I2 बन रहा है, रिएक्टेंट कितने हैं? 2 मोल्स। 2 रिएक्टेंट है तो बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इजी। आगे चलते हैं, सारे सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप के लिए ही मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन देख के मैं बता सकती हूँ। आगे चलते हैं, आगे आते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन को और थोड़ा बेहतर जानते हैं। सिंगल स्टेप रिएक्शंस होते हैं, कोई इंटरमीडिएट नहीं होता। अब इनका जो ऑर्डर है वो मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल होता है। जो मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन देख के पता चल रही थी, वही उनका ऑर्डर भी होता है। केवल सिंगल स्टेप रिएक्शन में ये चीज बच्चा फॉलो होती है। तो अब क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, तो ऑर्डर भी कभी जीरो नहीं हो सकता सिंगल स्टेप रिएक्शन का। सिंगल स्टेप रिएक्शन का ऑर्डर कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उससे ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी पॉसिबल नहीं है। साथ ही में ऑर्डर कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता सिंगल स्टेप का। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो 1 से ज्यादा स्टेप्स में होती है। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी है वो आप कैसे देखते हैं? जो भी रिएक्शन है उसमें एक स्लो स्टेप रिएक्शन होता है, वो स्लो स्टेप रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई। नेक्स्ट आती है आपकी आर्हीनस इक्वेशन। आर्हीनस इक्वेशन क्या बताती है? ये बताती है आपकी रेट कांस्टेंट कैसे रिलेटेड है आपके टेम्परेचर से। वेरी इंपॉर्टेंट, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप। मैंने बोला था रेट कांस्टेंट केवल 2 चीजों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। तो टेम्परेचर का ये वाला रिलेशनशिप है। यहाँ पे जो A है बच्चा, ये इसका फॉर्मूला होता है आर्हीनस कांस्टेंट। दिस इज योर आर्हीनस इक्वेशन। अब ये जो A है इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये आपको बताता है कितने टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं, जो कितने टकरा रहे हैं मॉलिक्यूल्स। जितना ज्यादा A होगा उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे। बाकी चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है कि T टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है, साथ ही में ये K एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में इक्वेशन है। तो यही इक्वेशन मैंने लॉगरिथमिक के फॉर्म में लिखी है सिंपली। अब यही लॉगरिथमिक फॉर्म में अब क्या हो सकता है, यहाँ पे एक प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस है, तो आपको पूछ सकता है कि अगर मेरा K एक टेम्परेचर पे इतना है तो T2 टेम्परेचर पे क्या होगा। तो T1 T2 के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे है कि K2 और K2 K1 और T2 T1 में क्या रिलेशनशिप है, तो आप इससे निकाल सकते हैं। साथ ही नीचे ग्राफ दिया है मैंने आपको, ये log K और 1/T के बीच में, दिस इज योर log K, दिस इज योर 1/T। तो आपको दिख रहा है लीनियर रिलेशनशिप है, बट यहाँ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। स्लोप है आपका -EA/2.303, और जो log A है वो है आपका इंटरसेप्ट। तो ये सारी चीजें ग्राफ के बारे में पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है, कोई भी रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराना पड़ेगा, तभी आपका कोई रिएक्शन होगा, राइट। अब वो टकराने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए एक तो सफिशिएंट एनर्जी, तभी वो टकराएंगे। अब सोचो मेरे मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है पर वो ऐसे टकरा रहे, तो क्या टकराया? नहीं टकराया। तो टकराने के लिए उनको एनर्जी के साथ साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन भी चाहिए। तो ये 2 चीजें कोलिजन थ्योरी हमें बताती है कि मॉलिक्यूल्स के पास प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए फॉर कोलिजन। अब ये हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आए हैं इस साल, पिछले साल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो रेट है आपकी वो किस पर डिपेंड करती है, ZAB।
ये वाला जो फैक्टर है बच्चा ZAB डॉट P डॉट दिस एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज सिमिलर टू योर आर्हीनस इक्वेशन। अब ये जो फैक्टर है ये बताता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में। जो ये P फैक्टर है ये बच्चा बताता है, इसका नाम है स्टेरिक फैक्टर बोल दो, प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोल दो। ये बताता है कितने मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन है। ये जो लास्ट वाला फैक्टर है बच्चा, ये तीनों फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कोलिजन थ्योरी में। और ये जो लास्ट फैक्टर है बच्चा, और यही आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी डिटरमाइन करते हैं, है ना। जितने ज्यादा कोलाइड करेंगे मॉलिक्यूल्स उतना ही फटाफट रिएक्शन होगा। अब ये जो लास्ट वाला फैक्टर है ये बताते हैं आपको कितने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जो कि ये है उससे ज्यादा है। EA इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज योर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब जो गैसेस हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, फॉलोड बाय लिक्विड, फॉलोड बाय सॉलिड्स। सॉलिड में भी जो पाउडर्ड सॉलिड होगा वो ज्यादा रिएक्ट करेगा रादर देन बड़े बड़े जिनके ग्रेन्स होंगे, राइट। तो जितना फाइन पार्टिकल है वो उतना बेहतर रिएक्शन देता है। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी आपका फैक्टर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मेरे पास ज्यादा, ये ग्राफ देखिए, जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना फटाफट रिएक्शन। देखो रेट और टाइम के बीच में ग्राफ देखो, यहाँ पे क्या है, विद टाइम आपकी रेट क्या हो रही है, घटती जा रही है। मतलब जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है आपका रिएक्टेंट की मात्रा कम होती जा रही है। जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। मतलब कि आपकी रिएक्शन धीरे स्लो होती जाएगी। जितना रिएक्टेंट कम उतनी स्लो रिएक्शन, जितना ज्यादा रिएक्टेंट उतनी फास्ट रिएक्शन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। फिर है टेम्परेचर वही आर्हीनस इक्वेशन जो अभी बताई थी, आर्हीनस इक्वेशन जो अभी बताई थी ना मैंने आपको, ये आपकी क्या डिटरमाइन करी, रेट कांस्टेंट को। और यही रेट कांस्टेंट आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी डिटरमाइन करता है। तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैसे, यहाँ पे देखते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डालने से वो आपकी रिएक्शन को एक नया पाथवे देता है टू अचीव द रिएक्शन। अब बच्चा सीधे ये वाला ग्राफ देखिए, सीधे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, फिर आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसकी हायर एनर्जी होती है, दिखाई दे रही है। अब आपके रिएक्टेंट को क्या करना है, ये पहाड़ चढ़ के जाना है, फिर वो ही प्रोडक्ट बन पाएगा। तो ये जो पहाड़ है रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच की एनर्जी है, इसी को मैं एक्टिवेशन एनर्जी बोलती हूँ, रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच की। तो इसका बड़ा पहाड़ चढ़ के जाना है। अब अगर मैं इसमें कैटलिस्ट डाल दूं, जैसे कैटलिस्ट डालूंगी तो ये पहाड़ की जो हाइट है वो छोटी हो जाती है। तो ये ग्रीन पहाड़ कौन सा है कि कैटलिस्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया। तो जैसे ही कैटलिस्ट ऐड किया इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, तो पहाड़ कम हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे बढ़ गई। तो ये क्या करती है, एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट डिक्रीज कर देता है। अब साथ ही में ये डिक्रीज करता है तो आपकी क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती है बच्चा यहाँ पे इंक्रीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पर यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो अनअफेक्टेड रहता है। डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच का डिफरेंस। दिस इज, कैन यू सी ऑल दिस इज डेल्टा एच, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसको मैं बोलती हूँ डेल्टा एच। ये अनअफेक्टेड है। कैटलिस्ट डालने से डेल्टा एच पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनअफेक्टेड। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब आपकी इंटीग्रेटेड रेट लॉस की बात कर लूं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर के सारे मैंने इंटीग्रेटेड रेट लॉस लिखे हुए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे होंगे कि फर्स्ट ऑर्डर का पहला इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये है KT = 2.303 log A0/AT। K क्या है आपका रेट कांस्टेंट, T इज योर टाइम, A0 क्या है आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, AT है उस समय पे रिएक्टेंट की क्या कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T,
ये है आपका AT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब जगह यूज होगा। तो यहाँ पे AT की कॉन्सेंट्रेशन मतलब उस समय पे क्या कॉन्सेंट्रेशन है वो आप इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। फिर T हाफ की वैल्यू दे रखी है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि केवल वो जो x प्लस वाई की वैल्यू है क्या है 1, याद रखना। जो x प्लस वाई ऑर्डर बताया था ना मैंने, जो रिएक्टेंट्स जितने आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका ऑर्डर होता है 1। इसका टी हाफ का ये वाला फॉर्मूला है, इसका मतलब जो इसकी हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब आप कितना भी रिएक्टेंट ले लो, उसकी हाफ लाइफ केवल इस फॉर्मूले पे डिपेंड करेगी, केवल उसके रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी। चाहे मैं इतना रिएक्टेंट लूं चाहे इतना लूं, हाफ लाइफ का मतलब होता है कितने समय में मेरा रिएक्टेंट की मात्रा आधी हो जानी। तो इस प्रकार से आप टी हाफ निकालते हो। अब आपको क्वेश्चंस कई बार ऐसे आते हैं कि आपको दे रखा है कि मेरा एक रिएक्टेंट है, वो क्या हुआ, वो इस प्रकार से हुआ, वो 100 से 50% हुआ, 50% से वो चलो पहले 75 लिख देती हूँ, 75 से वो 50% हुआ, 50% से वो 25% हुआ, राइट। इस प्रकार से वो पूछ सकता है आपको रिएक्शंस, आपको ऐसे ऐसे बना बना के दे देगा। वो बोलेगा कि मेरी है ना कितनी हाफ लाइफ पूरी हो गई x, वो ये नहीं देगा कि आपने कितनी बार रिएक्शन कराया, वो बोलेगा कि मेरी कोई भी रिएक्शन की 4 हाफ लाइफ कंप्लीट हो गई है, तो मुझे बताओ कि अब मेरे पास कितना रिएक्टेंट बचा। तो 4 हाफ लाइफ मतलब दिस इज माय फर्स्ट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितनी होगी, दोबारा से दिखाती हूँ। अगर मेरे पास 4 हाफ लाइफ खत्म हो गई, 4 का मतलब है पहले 100 से मेरा 50% बना, 50 से उसके बाद मेरा 25% बना, 25 से मेरा 12.5% बना, 1 2 3 हाफ लाइफ, फिर बना मेरा 6.25%, राइट। इस प्रकार से अभी 4 हाफ लाइफ मेरी यहाँ कंप्लीट हुई। तो ये मैं पूरा बना के देखूंगी तो मेरा बहुत समय जाएगा। तो मैंने आपका एक समय क्या कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया, ये फॉर्मूला देके कि जब भी x हाफ लाइफ, जैसे 4 हाफ लाइफ आपकी हो चुकी है, तब पूछेगा कितना रिएक्टेंट बचा है, तो आप इससे निकाल सकते हैं इनिशियल कितना है अपॉन 2 टू द पावर x, एक्सेस जितनी भी हाफ लाइफ है। उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट लॉस लिखे हुए हैं, उसके टी हाफ कैसे निकालते हैं वो लिखा हुआ है। उसका देखो हाफ लाइफ डिपेंड कर रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, बट फर्स्ट ऑर्डर का नहीं करता। यही सारी चीजें सिमिलरली मैंने आपको नीचे एक इंपॉर्टेंट चीज बता रखी है विच इज अ डिग्री ऑफ कंप्लीशन की इक्वेशन। आपको क्या होगा, आपको जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ये पूछे कि मुझे हाफ लाइफ पीरियड बताओ कि कब उसका जो अमाउंट है वो आधा हो जाता है। वो आपको दे सकता है कि मुझे बताओ कि कब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, उसका टाइम बताओ। तो आप कैसे बताओगे, आपको तो सिर्फ हाफ लाइफ का टाइम पीरियड पता है। तो आपको क्या करना है, केवल आपको रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेने की। फॉर एग्जाम्पल जब मेरा 75% रिएक्शन कंप्लीट हुआ, 75 का क्या मतलब है 75 डिवाइडेड बाय 100, इतना प्रतिशत रिएक्शन कंप्लीट हुआ, मतलब कि मेरा 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, यहाँ पे अल्फा की जगह मैं 3/4 डाल दूंगी तो हो जाएगा AT इज इक्वल टू A01 माइनस 3/4, राइट। अब यहाँ पे डालते ही मेरे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टाइम आ जाएगी, जब उसका 3/4 मैं रिएक्शन करवा चुकी हूँ 75%। अब यही वाली वैल्यू मैं कहाँ डाल दूंगी, मैं यहाँ पे डाल दूंगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे डाली तो मेरा T की वैल्यू मुझे आ जाएगी। अब मुझे T हाफ ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपली मैंने AT की वैल्यू यहाँ से A0 के फॉर्म में लगाई, वो मैंने AT की जगह डाल दी और फिर मैं उससे T कैलकुलेट कर लूँ। ये सिंपल सी चीज है। ये वाला फॉर्मूला आपको सब में यूज होगा, चाहे आप फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर कोई भी इक्वेशन निकाल रहे हो, उसमें यहाँ से आप निकाल सकते हो आपके रिएक्टेंट। AT क्या है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम निकाल ली, फिर वहां से आप कोई भी टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। साथ ही में नेक्स्ट है nth ऑर्डर के, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई कि nth ऑर्डर क्या, रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करना है, टी हाफ कैसे कैलकुलेट करना है। साथ ही मैंने कर्व दिया है, इस कर्व में क्या है, टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का कर्व है। कोई भी nth ऑर्डर के लिए टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का कर्व ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है आपकी ऑब्वियसली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, और साथ ही में जितनी आपकी कम होती जा रही है कॉन्सेंट्रेशन, वैसे ही आपकी रिएक्शन स्लो डाउन भी होती जा रही है।
ठीक है। सिमिलरली दूसरा कर्व यहाँ पे दिया हुआ है विच इज द रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और जो भी n-1 पावर के साथ है विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कर्व है। साथ ही में चलते हैं बाकी इंपॉर्टेंट कर्व्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जब आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, तो यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव होता है उसका, इस प्रकार से कर्व है। अब जब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है तब हमारा डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। एंडोथर्मिक का ये कर्व होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास जीरो ऑर्डर के सारे कर्व्स मैंने बना रखे जितने पॉसिबल हो सकते हैं, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से पूछे नहीं जाते। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कर्व्स जहां पे मैंने सब एक्सप्लेन भी किया है। फॉर एग्जांपल जीरो ऑर्डर के लिए रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का कर्व, रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का जब कर्व प्लॉट करती हूँ तो कैसा आता है, क्योंकि मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो मेरी रेट केवल रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कॉन्सेंट्रेशन, तो मेरी रेट स्ट्रेट लाइन है, कितना भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करती रहूं रेट मेरी चेंज नहीं होने वाली, रेट की वैल्यू एक ही रहने वाली। सिमिलरली नेक्स्ट है आपकी कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच का कर्व फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे अलग होता है। यहाँ पे क्या है, ये देखो ये वाली इक्वेशन यूज करी विच इज द जीरो ऑर्डर के इंटीग्रेटेड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से देखिए क्या है कि मेरा जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज हो रही है। दिखाई दे रहा है कि मेरी टाइम के साथ लीनियर डिक्रीज हो रहा है, लीनियर डिक्रीज हो रही है मेरी कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कर्व, माइनस के इसका स्लोप आ जाता है। साथ ही में नेक्स्ट है टी हाफ और ए नॉट के बीच की, ये मैंने बताई थी जीरो ऑर्डर के लिए क्या थी, टी हाफ आपकी ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। यहाँ पे देखिए टी हाफ और ए नॉट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर्व बना दे स्ट्रेट लाइन। फिर प्रोडक्ट और टाइम के बीच में सिमिलरली जैसे जैसे टाइम जाएगा प्रोडक्ट आपका इंक्रीज होता रहता है, तो स्लोप यहाँ पे के है, सिंपल सी कर्व्स है। फिर फर्स्ट ऑर्डर के सारे कर्व्स मैंने दिखाए हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑर्डर में बच्चा क्या है, यहाँ पे ये रेट है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन। रेट और कॉन्सेंट्रेशन का कर्व फर्स्ट ऑर्डर के क्या है, देखिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कॉन्सेंट्रेशन, तो स्ट्रेट लाइन, और इसका जो स्लोप है वो के है। सिमिलरली नेक्स्ट कर्व है आपका कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच का। यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और कैसा, इस प्रकार से डिक्रीज हो रही है, एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, ये वाली इक्वेशन से पता चल रहा है। टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन अभी मैंने बताया था फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं करता, कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन रखो टी हाफ उसका सेम रहने वाला है। सिमिलरली LNA और T के बीच का ये वाली इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यूज करी, तो LNA और T के बीच में कैसे रिलेशनशिप है, फिर से लीनियर रिलेशनशिप है बट विद अ नेगेटिव स्लोप, क्योंकि नेगेटिव साइन है। सिंपल। अभी जो लास्ट कर्व है इसमें मैंने सारे कर्व शामिल कर दिए कि आपको देखते ही पता चल जाए कि जब भी कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में कर्व्स आएंगे, ये कर्व्स पूछे जाते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का सिर्फ एक लीनियर कर्व है विच इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लीनियरली डिक्रीज होती है। बट बाकी के कैसे हैं, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर है चाहे सेकंड ऑर्डर है। बट जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज होता जा रहा है आपका स्लोप भी इंक्रीज होता जा रहा है। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड होगा तो उसका और स्लोप इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देखनी आनी चाहिए। सो दिस इज द फाइनल लास्ट स्लाइड, और मैंने यहाँ तक आपको सारे माइंड मैप्स करवा दिए। वॉट एवर इन यूजफुल इंफॉर्मेशन इज दैट इन दैट चैप्टर जो आपके नीट में काम आएगी। इससे ज्यादा नीट में एक भी सवाल नहीं आने वाला, सारी चीजें हमने यहाँ पे क्लियर कर ली हैं। आई होप यू लाइक दिस माइंड मैप। पसंद आया है तो प्लीज लाइक करके जाना, ताकि दैट गिव्स मी मोर कॉन्फिडेंस देता है मुझे कि बच्चों को समझ आ रही है, चीजें पसंद आ रही है। दैट विल हेल्प मी टू हेल्प यू इवन मोर। मैं ऐसे और माइंड मैप्स आपके लिए लेके आऊंगी, ठीक है। एंड साथ ही में मेरे पास एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, की रैंक प्लस लेके आ रहा है आप सभी के लिए द बेस्ट टेस्ट सीरीज टू ज्वाइन फॉर द नीट एग्जाम, राइट। उसकी बाकी इंफॉर्मेशन क्या है, कब से स्टार्ट हो रही है, 20 अक्टूबर से बच्चा वो स्टार्ट होगी। एंड इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए आपको क्या करना है, केवल हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। साथ ही में रैंक प्लस की ऐप डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि मेरी एक बात याद रखना, आप में या किसी भी नॉर्मल बच्चे में जो 600 मार्क्स भी लेके आ रहा है,
600 से 700 करने का जो ये स्ट्रेच है ना, ये जो स्ट्रेच पार करना है, और 700 में भी कितने सारे बच्चे आते हैं, उनसे आगे बढ़ने का केवल एक ही आपके पास तरीका है, विच इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो दिस इज द प्रैक्टिस सीजन स्टार्ट हो चुका है, आपका अक्टूबर का महीना लग चुका है, तो अब आपको देरी नहीं करनी। एंड इसीलिए यही चीज माइंड में रखते हुए रैंक प्लस लेके आपके लिए टेस्ट सीरीज, बाकी इंफॉर्मेशन आपको जल्दी ही मिल जाएगी। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द माइंड मैप। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन, कमी लग रही है, ये नहीं है, वो नहीं है, या फिर जो भी फीडबैक है आपकी तरफ से, प्लीज लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू वांट मोर माइंड मैप्स, नीचे मुझे मोर माइंड मैप्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।